फ्रेंड्स, बजट 2024 पार्लियामेंट में पेश हो चुका है। तो आइए जानते हैं किस सेक्टर को क्या मिला और कौन से सेक्टर के स्टॉक्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग फाइनेंस सेक्टर से स्टार्ट करते हैं। फाइनेंस सेक्टर में भी शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के लिए क्या प्रावधान कर दिए गए बजट 2024 में। तो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है उसको इंक्रीज कर दिया गया है और उसको 20% कर दिया गया है। पहले ये 15% हुआ करता था। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि आप कोई फाइनेंशियल एसेट को बाई करते हैं, मान लीजिए आपने कोई शेयर बाई किया या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट को 1 साल के अंदर आप उसको सेल करते हैं, तब आपका जो कैपिटल गेन होता है उस पर आपको एक टैक्स देना पड़ता है। उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। तो उसको आपको 20% देना पड़ेगा, जो कि अगर हम लोग देखें तो इन्वेस्टर्स के लिहाज से ये अच्छी बात नहीं हुई। इन्वेस्टर्स को ज़्यादा टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। जो दूसरा टैक्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इसको भी इंक्रीज कर दिया गया है और इसका 10% से इसको 12% तक इंक्रीज कर दिया गया है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है कि यदि आप फाइनेंशियल एसेट को बाई करके उसको 1 साल बाद सेल करते हैं, तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। तो आपको 12.5% देना पड़ेगा 10% की बजाय। तो इसको भी देखते हैं कि इन्वेस्टर्स की लिहाज से अच्छी बात नहीं हुई। इन्वेस्टर्स को अब ज़्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये बुरी खबर है जो बजट 2024 में सामने आई है। अब आइए देखते हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन पर ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या बजट में प्रावधान किए गए हैं। तो अगर आप फ्यूचर पर ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है, उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है, 0.02% कर दिया गया है, जो कि अच्छी खबर नहीं है। इसके बाद अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर भी आपका STT को इंक्रीज कर दिया गया है, 0.1% कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर म्यूचुअल फंड स्कीम में या फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्स ज़्यादा कर दिया गया है। तो ये अच्छी खबर नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं एंजल टैक्स। तो सभी इन्वेस्टर्स के लिए यह टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि एंजल टैक्स को पूरी तरह से बजट 2024 में ख़त्म करने की बात कही गई है। अब आइए सैलरीड एम्प्लॉय के लिए हम लोग बात करते हैं कि इनकम टैक्स में जो न्यू स्लैब बजट 2024-25 में निकल के सामने आई है वो क्या हो गई हैं। तो अगर मान लीजिए आपकी जो इनकम है 0 से 3 लाख के बीच में, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और 3 लाख से 7 लाख के बीच में है तो आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर 7 लाख से 10 लाख के बीच में आपकी इनकम होती है तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, और 10 लाख से 12 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा, और 12 लाख से 15 लाख के बीच की अगर आपकी इनकम है तो आपको 20 लाख का टैक्स 20% का टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर आपकी इनकम 15 लाख से भी ज़्यादा है तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कुछ न्यू स्लैब्स निकल के सामने आई जो मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, कुछ माइनर चेंजेस हुए हैं बजट 2024-25 में। इसके साथ ही एक खबर सामने और आ रही है कि सैलरी जो एम्प्लॉय है उनके लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हम लोग नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। इस सेक्टर को काफ़ी फोकस किया गया है बजट 2024-25 में। तो आइए समझते हैं इस सेक्टर में क्या बेनिफिट हमको होने वाला है और इस सेक्टर से रिलेटेड कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हम लोग बाई कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इस सेक्टर के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो कि GDP का 3.4% है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इनमें से ज़्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट किया जाएगा वो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में डेवलप करने की बात की गई है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ 26,000 करोड़ रुपए की लागत से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए दिया गया है। तो इसमें जो शामिल है पटना पुणे एक्सप्रेसवे है, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे है, बक्सर में गंगा नदी पर नया 2 लेन वाला एक ब्रिज भी बनाने की यहाँ पर पेशकश की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में जो भी ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है इससे कौन से सेक्टर को बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ से सीमेंट सेक्टर की कंपनीज को बेनिफिट होगा और स्टील सेक्टर की कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट किया जाएगा वहाँ पर सीमेंट और स्टील की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर जो इन कंपनियों के जो स्टॉक्स हैं वो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो सकते हैं। इसके साथ ही एक मेजर अनाउंसमेंट की गई है कि PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे और साथ ही 2.66 लाख करोड़ रूरल डेवलपमेंट में खर्च किए जाएंगे। अर्बन इंडिया में भी 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे, ऐसा प्रस्तावित किया गया है बजट 2024-25 में। तो ये जो सारी स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट होगा इनसे डायरेक्ट
जो बेनिफिट होगा स्टील स्टॉक्स को होगा, सीमेंट स्टॉक को होगा। तो स्टील स्टॉक और सीमेंट जो स्टॉक में फ्यूचर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट सेक्टर की हम लोग बात करते हैं मिनरल इंडस्ट्री और मिनरल सेक्टर के बारे में। तो यहाँ पर जो 25 मिनरल्स हैं उन पर कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है। उनमें से एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अगर बात करते हैं एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, गैलियम हो गया, लिथियम हो गया, निकल हो गया और बहुत सारी यहाँ पे मिनरल्स हैं जिन पर जो कस्टम ड्यूटी है, जो इम्पोर्ट ड्यूटी, उसको एकदम से हटा दिया गया है। इससे बेनिफिट किसको होगा? इससे डायरेक्ट बेनिफिट बैटरी सेक्टर को होगा, क्योंकि बैटरी बनाने में लिथियम, कॉपर और निकल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं कि स्टाम्प जो कस्टम ड्यूटी उसको हटा देंगे तो यहाँ पर जो इंपोर्ट है आसानी से हो पाएगा और बैटरी सेक्टर की जो कंपनीज है उनको बेनिफिट होगा। तो बैटरी सेक्टर की जो कंपनीज है इनके स्टॉक्स बहुत तेज़ी से ग्रो हो सकते हैं फ्यूचर में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं जो कि एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइज सेक्टर है। तो आइए देखते हैं इस सेक्टर को क्या बेनिफिट हो सकता है। तो इस सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है और इसमें यह भी कहा गया कि आगे आने वाले 2 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो भी स्टॉक्स हैं वो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो सकते हैं और इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं रेलवे सेक्टर की। तो बजट 2024 में इसके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया। वैसे तो संभावना थी कि इसमें अच्छा अनाउंसमेंट किया जाएगा लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया। तो जो इंटरिम बजट 2024 पेश किया गया था उसमें 2.52 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे इस सेक्टर के लिए, तो उसी को कंटिन्यू रखा जाएगा रेलवे सेक्टर में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं। तो इस सेक्टर में काफ़ी फोकस किया गया है इस बजट में। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाए जाने हैं जिसमें हर घर को 300 यूनिट में बिजली मिल सकती है। तो यहाँ पर सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है और इस सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की भी बात कही गई है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए पंप स्टोरेज स्कीम लॉन्च की जाएगी जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकें और रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करके ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है वो फ्यूचर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो सकते हैं। अगर आप इन सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ मेजर सेक्टर्स हैं जिनको बजट 2024-25 में फोकस किया गया है। तो अगर इनसे रिलेटेड स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।